हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज के बारे में भी बात की थी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे यानी स्टडी ऑफ एनोड रेज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो प्रोटॉन की स्टडी है, डिस्कवरी है, वो किसने की थी? गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? गोल्डस्टीन। कब की थी? 1886 के अंदर इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। एनोड रेज के बारे में बताया था, प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। जो एक्सपेरिमेंट है वो सेम रहेगा जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहे थे। सारा सेटअप वैसा ही रहेगा, बस एक छोटा सा चेंजमेंट है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं इसमें बता देती हूँ। बाकी सारे डायग्राम जो है सेम उसी तरीके से रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इस साइड हमने एनोड लिया हुआ है, ये उसी तरीके की एक ट्यूब है जो क्रूक्स ट्यूब थी उस टाइप की। यहाँ पर एनोड लिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिया है मैंने? परफोरेटेड कैथोड ले रखा है। कैसा कैथोड लिया है? परफोरेटेड, यानी इसके बीच में होल प्रेजेंट रहता है, स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसमें से रेडिएशन जा सकती है, रेज जा सकती हैं। और यहाँ से जो प्रेशर है एयर का या जो भी हम पर्टिकुलर गैस इसके अंदर फिल करेंगे उसे मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट रहता है। बैक साइड के अंदर जो ये स्क्रीन होती है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है। और जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करते हैं ये आपको कल भी बताया गया था। ये फॉस्फोरेसेंट नेचर का होता है और जब भी कोई पार्टिकल इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करता है तो ये क्या करेगा? वहाँ पे शाइन जनरेट करेगा, इल्यूमिनेट होकर दिखाएगा। तो जिससे पता चल जाएगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंटिन्यू चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अब देखिए जैसे ही इसके जो एनोड है इसमें से रेडिएशंस पास आउट होनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे एनोड रेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो कैथोड है वो तो अपनी कैथोड रेज जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर इमिट कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? एनोड रेज की कर रहे हैं। तो एनोड क्या करता है? यहाँ से जो एनोड रेज होती हैं वो स्टार्ट होंगी निकलना, और जो इनके बीच में परफोरेटेड कैथोड है तो बीच में होल प्रेजेंट है, और इसमें से जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं एनोड रेज, वो पास आउट हो जाएंगी। और इस तरीके से बैक साइड में जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। और जैसे ही स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे इल्यूमिनेशन स्टार्ट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई रेज हैं जो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है और ये क्या कर रही है, उसी वजह से जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है उसके ऊपर इल्यूमिनेशन जनरेट हो रहे हैं। इसके अंदर सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने हैं हमें जिस तरीके से उस दिन के थे कि यहाँ पे बीच में एक हम जो फैन टाइप जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करके देख सकते हैं कि जो ये रेज है ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है, क्योंकि उसकी जो शेडो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैक साइड के अंदर आ रही थी। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वन बाय वन जब उसी तरीके के सेम यहाँ पे परफॉर्म किए गए। देखिए इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे मैंने आज एनोड लिया हुआ है। पिछली बार जब हम कैथोड के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे कैथोड लिया था और इस साइड क्या ले रहे थे? हम एनोड ले रहे थे। लेकिन आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनोड रेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिया है हमने? एनोड लिया है। यहाँ से जो ये रेज निकल रही हैं ये कौन सी रेज है? एनोड रेज, एनोड रेज। ओके, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन पाथ जो है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो एनोड रेज है। सेकेंडली इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, यानी अगर एनोड कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकता है जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो उसे बैलेंस कर रहा हो। तो इसका क्या मतलब था कि इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज थे। लेकिन देखिए सेम वही चीजें इसने शो कर दी। स्ट्रेट लाइन पाथ शो कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मटेरियल नेचर को शो कर रहा है ना, मटेरियल नेचर का है ये भी। उसके बाद डिफ्लेक्ट हो जाता है एक साइड में, जिससे पता चलता है जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट से उसकी साइड डिफ्लेक्ट हुआ, जिससे ये पता चला कि जो एनोड रेज है इनके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट हो गया। मटेरियल नेचर है ये भी पता चल गया। लेकिन इसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। ओके, मास जो है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस। देखिए यहाँ पर मैंने एयर फिल नहीं की, क्या ले रखी है? H2 गैस फिल की है, और वो भी बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर,
है ना। तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस ऑब्जर्व होंगी वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हुई। अगर हम यहाँ पे गैस चेंज करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेते हैं या कोई और गैस आप इंड्यूस कर रहे हैं, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में जो मास होता है, चार्ज बाय मास रेशियो होता है, उसके अंदर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोजन कंसीडर किया हुआ है, तो इसका जो मास रहेगा, इसका जो चार्ज रहेगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा। कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये कितने के इक्वल होता है? हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके इक्वल रहता है। और इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब क्योंकि मुझे मास फाइंड आउट करना है, तो मास इज इक्वल टू, देखिए हमने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था, मास इज इक्वल टू क्या होता है? E/E/m। जो R.A. मिलिकन था उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को फाइंड आउट करना बताया था। तो E/E/m, E की वैल्यू तो सेम है इसके लिए भी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, लेकिन E/m जो रेशियो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और ये चेंज किस रीजन की वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में ही हम यहाँ पे ये सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितनी आ रही है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये मास है जो किसके इक्वल है? एग्जैक्टली जो ये मास है ये हाइड्रोजन के मास के इक्वल है। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सिमिलर आता है, यानी जो प्रोटॉन है उसका मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल रहता है। ओके, तो इस तरीके से पता चला था कि जो एनोड रेज हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के साथ डिफ्लेक्ट हो जाती है। गोल्डस्टीन ने इसके बारे में डिस्कस किया था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी उन्होंने बताया था। अब नेक्स्ट जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है, इसे और स्टडी करनी है अभी हमें। इससे पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, मोज़ेले नाम का एक साइंटिस्ट था 1913 के अंदर, 1913 के अंदर उसने कह दिया था, उसने बता दिया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इन प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है। जो एटॉमिक नंबर था वो प्रोटॉन की वजह से ही प्रेजेंट था, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसका सीधा सीधा इफेक्ट ये है कि जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, सिर्फ अगर हम ये कंसीडर कर लेते कि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो जो एटॉमिक मास था वो और एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों इक्वल आने चाहिए थे, लेकिन एटॉमिक मास किस किस से मिलके बना होता है? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, दोनों को ऐड करते हैं तब हमारा एटॉमिक मास आता है। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो क्या रहता है, या सिर्फ जो प्रोटॉन नंबर होता है वो क्या रहता है? हमारा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि हाइड्रोजन के केस में तो चलो ठीक है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही हम कंसिडर कर ले तो रिजल्ट सही आ जा रहा है, लेकिन बाकी केसेस के अंदर क्या, उनमें तो ये रूल फॉलो ही नहीं हो रहा था। तो सिडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने 1932 के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, इसने क्या किया था, इसने प्रोटॉन कह रही है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इसने बाय चांस डिस्कवरी की थी, ये न्यूट्रॉन को फाइंड आउट नहीं करना चाह रहा था, ये सिर्फ अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके अंदर क्या कर रहा था, कुछ लाइट जो एलिमेंट थे जैसे बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहा था। और जब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करवा रहा था तो उसने ऑब्जर्व किया कि एक जो नया एलिमेंट है वो तो बन ही रहा है, साथ में कुछ और भी ऑब्जर्व हुआ। और वो जो नई चीज इसने ऑब्जर्व की वो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल था, जिसे बाद में न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाने लगा। और न्यूट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ मास ही प्रेजेंट रहता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज बट हैज ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन।
कि जो न्यूट्रॉन होता है इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका मास जो है वो नियरली इक्वल टू किसके होता है, हाइड्रोजन के इक्वल होता है। और इसीलिए जो प्रोटॉन है उसका मास भी किसके इक्वल आ रहा था, हाइड्रोजन के इक्वल आ रहा था। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जो हाइड्रोजन है इसका जो मास है वो सेम आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए चैडविक साइंटिस्ट ने बताया था, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी। कौन से पार्टिकल की करवाई थी, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल कौन से हैं, हीलियम, इस तरीके से लिख दें। हीलियम जो है 2 एटॉमिक नंबर है इसका और 4 एटॉमिक मास है। इसने किसके साथ रिएक्ट करवाया, इसे बेरिलियम के साथ। 4 एटॉमिक नंबर होता है, 9 एटॉमिक मास होता है इसका। अब जैसे ही इसने बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल की इस लाइट बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया 6 से 12 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, ये 6 से 12 के अंदर। देखिए 4 और 2 6 हो गया यहाँ पे, और 9 और 3 कितना हो गया, 12, है ना। तो ये तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ टोटल 9 और 4 थे, तो 12 तो यहाँ आ गया। एक जो बचा वो किस तरीके से प्रेजेंट था, वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट था, 0 and 1। ये जो थे ये थे न्यूट्रॉन्स। क्या चीज थी ये, न्यूट्रॉन थे ये, जो कि थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल थे। और इनके ऊपर चार्ज कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। जो ऊपर लिखते हैं ना हम, ये वाली चीज जो होती है इसे मास नंबर बोला जाता है, ये मास होता है। और नीचे जो लिखते हैं इसे चार्ज या फिर हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो सिर्फ इसके पास मास नंबर प्रेजेंट था, कोई भी चार्ज एटॉमिक नंबर वगैरह प्रेजेंट नहीं था। तो ये थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल एज ए ऑब्जर्व किया गया। अब मान लो हो सकता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करने की वजह से कोई चीज जनरेट हो रही हो, तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और दोबारा से इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। लेकिन इस बार बेरिलियम की जगह इसने क्या लिया, बोरोन ले लिया। 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 11 इसका एटॉमिक मास होता है। दोबारा से इसने बम्बार्डमेंट करवाना स्टार्ट करवाया, तो इसने ऑब्जर्व किया कि अब इसे क्या मिला, यहाँ पे नाइट्रोजन बन गया यहाँ 7 और 14। अब भी क्या बचा यहाँ पे, 0 and 1। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो नंबर्स हैं इन्हें ऐड करके यहाँ लिखना होता है। 7 जो एटॉमिक नंबर है वो नाइट्रोजन के लिए होता है, और नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे 11 और 4 टोटल 15 थे, 14 तो यहाँ आ गया। एक मास नंबर बचा हुआ है अभी भी, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस न्यूट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है। और चार्ज क्या है इसका, 0। तो दोबारा से न्यूट्रॉन जनरेट हुआ। फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसे ये यकीन हो गया कि न्यूट्रॉन जो है ये थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि एटम का एक पार्ट होता है। और किसी भी अल्फा पार्टिकल की जब हम किसी भी लाइट एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो न्यूट्रॉन जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको ये कंफर्म हो गया कि जो न्यूट्रॉन है वो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और चैडविक जो था इसने ये न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर कर लिया था। अब देखिए इनके चार्ज को और देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे मैंने समरी बना दी है, पार्टिकल का नाम, डिस्कवरर का नाम, चार्ज और मास जो है। हमने अब तक 3 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिस्कवरी किस किसने की थी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को किया था चैडविक ने। तो ये यहाँ पे बता दिया। आप वैसे भी इनकी कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहता है -1, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है +1, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल रहता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, तो 0 चार्ज रहेगा। जो मास है वो यहाँ पर किलोग्राम के अंदर दिखा रखा है, यहाँ पे यू में दिखा रखा है। यू क्या होता है, जो यूनिफाइड मास होता है उस फॉर्म के अंदर है। और इसके जो मास है ये आपने फाइंड आउट किया था वहाँ पे ग्राम के अंदर, यहाँ पर केजी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मान लो आपने 28 -28 किया होगा, तो जब केजी में कन्वर्ट किया तो -31 के अंदर चला गया। तो 9.1 × 10⁻³ केजी होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.67 × 10⁻27 केजी होता है प्रोटॉन, और सेम रहता है न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे यू के अंदर दिखा रखा है 1U जो है, जो यूनिफाइड मास है। देखिए हम इसे किसके इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि यूनिफाइड है, प्री डिसाइडेड है, हमें पता है कि इसका जो मतलब है वो कितना रहेगा, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
तो ये जो है ये 1 U के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हमने U के अंदर जो मास है वो कैलकुलेट कर रखा है, और 1 यूनिट चार्ज जो होता है वो कितने के इक्वल रहेगा, 4.80298 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और या फिर हम इसे कूलम के अंदर लिखते हैं तो 1.6 कंसिडर कर लेते हैं ओनली। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से भी 1 यूनिट, मान लो आपसे कोई ये पूछ ले 1 यूनिट चार्ज कितने के इक्वल होता है, तो आप बता दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ज़्यादातर जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो यही है, लेकिन अगर कोई ESU के अंदर पूछ ले तो उसके लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस तरीके से जो कंप्लीट आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उनको आपने पढ़ लिया है, उनके सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जा चुकी हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाएं, अगर और ये जो टेबल है ये भी साथ में अटैच कर लें।